2 साल पहले मैंने सोचा था कि मैंने अपनी जिंदगी का हीरो ढूंढ लिया था, लेकिन अब वो हीरो मेरे लिए सबसे बड़ा विलेन बन चुका है। मैंने रवि से लगभग 2 साल पहले मुलाकात की थी, और वो भी क्या टाइमिंग थी। मैं दिल्ली के साउथ एक्स में किराने की दुकान पर सामान ले रही थी, जब मैंने सुना कि स्टोर मैनेजर किसी लड़के को पार्किंग की गलत जगह पर गाड़ी खड़ी करने की वजह से जमकर सुन रहा था। मैनेजर तो लाल पीला हो रहा था, उंगली दिखाकर चिल्ला रहा था, सबके सामने तमाशा बना रहा था। वो लड़का रवि बस वहां खड़ा था, बेचारा शर्मिंदगी में डूबा हुआ। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने बीच में टांग अड़ा दी। मैंने कहा, अरे भाई, पार्किंग के साइन तो वाकई कंफ्यूजिंग हैं, थोड़ा सांस तो ले लो। मैनेजर ने मुझे घूरा, लेकिन फिर बैकफुट पर आ गया। रवि ने राहत की सांस ली। जब हम दोनों बिल चुकाने काउंटर पर पहुंचे, उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरे लिए कॉफी खरीद सकता है, थैंक यू बोलने के लिए। हमारी बातचीत तुरंत जमी। वो लंबा, चार्मिंग, और उसकी टेढ़ी-मेढ़ी मुस्कान मेरे दिल को कुछ अलग ही कर जाती थी। वो मेरी बातें सुनता था, छोटी-छोटी बातें याद रखता था, और हर सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता था। तीसरी डेट तक मैं तो पूरी तरह पिघल चुकी थी। मेरे मम्मी पापा, खासकर पापा, हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहे। कॉलेज के बाद उन्होंने मुझे दिल्ली में एक फ्लैट दिलवाया, जब मैं अपनी करियर की राह तलाश रही थी। पापा मेरी गाड़ी की ईएमआई और कुछ बिल्स भी भरते थे। मुझे थोड़ा गिल्ट फील होता था, लेकिन वो कहते थे, बेटा, तुम बस अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, हम हैं ना। रवि मेरे साथ 8 महीने बाद मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। थोड़ा जल्दी लग रहा था, लेकिन उसका रूममेट वाला सीन खराब हो गया था, तो ये लॉजिकल लगा। मम्मी को वो तुरंत पसंद आ गया, पापा को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आखिर में वो भी मान गए। दोनों ने तो क्रिकेट भी साथ खेला, जो पापा का ओके स्टैम्प था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ये परफेक्शन ज्यादा दिन नहीं टिका। 6 महीने पहले रवि के मम्मी पापा, सुनीता और अशोक, हमारे फ्लैट पर ज्यादा आने लगे। वो लोग नोएडा में रहते थे, घंटे भर की ड्राइव थी। कभी डिनर के लिए, कभी संडे ब्रंच के लिए चले आते। सुनीता हमेशा मेरे फ्लैट की तारीफ करती, मेरे खाने की, मेरे कपड़ों की। अशोक चुपचाप रहते, लेकिन ठीक ठाक पॉलिट थे। फिर भी कुछ तो गड़बड़ लगता था, जैसे वो लोग नाटक कर रहे हों। एक बार सुनीता मेरे ड्राइंग रूम को देखकर इमोशनल हो गई, बोली, कितना प्यारा माहौल है तुम्हारे घर में, बेटा। हमें तो सालों बाद फैमिली जैसा फील हो रहा है। अशोक ने सिर हिलाया और कहा, हमारा रवि तो बस लाजवाब है, उम्मीद है तुम दोनों हमेशा साथ रहो। ये बातें कुछ ज्यादा ही इंटेंस लगी, लेकिन मैंने स्माइल करके थैंक यू बोल दिया। अब सोचती हूँ तो लगता है मैंने कई सारे साइन मिस कर दिए। रवि की छोटी छोटी बातें, जैसे पापा की दौलत का जिक्र, या मजाक में कहना कि उसने तो मेरे साथ जैकपॉट मार लिया। वो मेरे फ्लैट में कुछ नया सामान आने पर तुरंत अपने मम्मी पापा को मैसेज करता। वो अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करता, लेकिन जॉब ढूंढने में कभी सीरियस नहीं दिखा। जब भी मेरे मम्मी पापा के साथ होते और मनी या करियर की बात होती, वो चुप हो जाता या टॉपिक बदल देता। अगर पापा अपने बिजनेस की बात करते, रवि अचानक बहुत इंटरेस्टेड हो जाता, ढेर सारे सवाल पूछता। बाद में अकेले में वो पापा को पुराने जमाने का अमीर या सेट इन हिज वेज कहकर ताने मारता। एक रात हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, उसने अपनी एक्स की फोटो देखी और बड़बड़ाया, उसके पास लुक्स तो थे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। जब मैंने पूछा कि मतलब, उसने मेरे माथे पर किस किया और कहा, तू तो पूरा पैकेज है। मुझे अजीब लगा। मैंने ध्यान देना शुरू किया। वो अपने फोन पर बहुत रहता, मैसेज पर हंसता, लेकिन अगर मैं पास आती तो फोन उल्टा कर देता। एक बार मैंने देखा, वो किसी को मैसेज कर रहा था कि अब फाइनेंशियली चीजें अच्छी हो रही हैं। मैंने पूछा तो बोला, बस उसका दोस्त नई जॉब की बात कर रहा था। मैं उसे मानना चाहती थी। 3 बार, हाँ 3 बार,
मैंने रवि को उसकी मम्मी से फोन पर बात करते सुना। वो कह रहा था, सब कंफर्टेबल है या अभी तो बस टिके रहना है। हर बार मुझे देखकर टॉपिक बदल देता, जोर जोर से वीकेंड प्लान्स या डिनर की बात करने लगता। तीसरी बार के बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शायद पागलपन लगे, लेकिन मुझे अपनी शंका को चेक करना था। ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स में कुछ खास नहीं था, सिर्फ स्पोर्ट्स या दोस्तों के साथ प्लान्स की बातें। फिर वो डिनर हुआ, रवि के मम्मी पापा के घर। नोएडा में उनका बंगला था, फैंसी डिनर था, बिरयानी, पनीर, वाइन, सब कुछ। सुनीता बार बार मेरा हाथ छूकर कहती, तुमने रवि को इतना सपोर्ट किया, हम बहुत खुश हैं। अशोक ने पापा के बिजनेस के बारे में सवाल पूछे, जो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो पहले भी उनसे मिल चुके थे। डिनर के बाद मैंने सुनीता की बनाई मिठाई काटने की ऑफर की। किचन में गई, लेकिन जाने से पहले मैंने फोन पर वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और टेबल पर छोड़ दिया। किचन और डाइनिंग रूम के बीच एक आधी दीवार थी। मैं सुन सकती थी, लेकिन वो मुझे देख नहीं सकते थे। मैं मिठाई काट रही थी, तभी रवि की हंसी सुनी, वही जो वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए करता था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दी, ये तो कन्वीनियंट है, इसके पापा की दौलत से मैं कंफर्टेबल हूँ। अभी चीजें सेट कर रहा हूँ। मेरे हाथ चाकू पर रुक गए। शायद मैंने सांस लेना भी बंद कर दिया। वो बोला, थोड़ा और टिकूंगा, जितना निकाल सकता हूँ निकाल लूंगा, फिर कोई ढूंढ लूंगा जो दिखाने लायक हो। अशोक ने हंसी मारी, जैसे मजा आ रहा हो। फिर सुनीता की आवाज, धीमी लेकिन साफ, बस इसे प्रेग्नेंट मत करना। रवि ने जवाब दिया, अरे नहीं, भला मैं इसके परिवार से जिंदगी भर बंधना चाहूंगा? इसका बाप तो घमंडी बूढ़ा है, अगर पैसा न होता तो मैं इसे नमस्ते भी न करता। मैं वहां खड़ी थी, चाकू हाथ में, शरीर जल रहा था। मैं चीखना चाहती थी, कुछ फेंकना चाहती थी, लेकिन मैंने बस मिठाई काटी, एकदम परफेक्ट स्लाइस। मैं डाइनिंग रूम में वापस गई, प्लेट्स लेकर, स्माइल चिपकाए। रवि ने मेरे गाल पर किस किया, और मैंने बस सुनीता से उनके गार्डन के बारे में पूछ लिया। उस रात मैंने रवि से कुछ नहीं कहा, न अगले दिन, न उसके बाद। मैं बस उसे देखती रही। देखा कि वो मेरे पापा के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करता, जब उसे लगता कि मैं नहीं देख रही। जब फ्रिज खाली होने लगता, वो सजेस्ट करता कि मम्मी पापा से मिलने चलें। जब पापा आसपास होते, वो अपने स्टूडेंट लोन का जिक्र छेड़ देता। एक हफ्ता बीता, मैं सो नहीं पाई। रिकॉर्डिंग बार बार सुनती, सोचती कि शायद मैंने गलत समझा। लेकिन नहीं, उसकी बातें साफ थी, ये कन्वीनियंट है, इसके पापा का पैसा। मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मैंने खाना छोड़ दिया, बात करना कम कर दिया। बाथरूम में बंद होकर फर्श पर बैठती, सोचती कि अब क्या करूं। रवि को फर्क पड़ा, लेकिन वो चिंतित कम, चिढ़ा ज्यादा था। पूछता, क्या तेरा पीरियड चल रहा है या ड्रामा कर रही है? फिर मम्मी ने मुझे तोड़ा। वो एक दिन बिना बताए फ्लैट पर आई। मुझे देखते ही बोली, क्या हो रहा है बेटा? रवि ठीक तो है ना? मैंने कहा, सुनना चाहती हो? और फोन निकालकर रिकॉर्डिंग चला दी। हम चुपचाप बैठे। रवि की आवाज किचन में गूंज रही थी, ये कन्वीनियंट है, इसका बाप घमंडी बूढ़ा है। मम्मी का चेहरा पत्थर हो गया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, वो थरथराने लगी। फिर खड़ी हुई, कोट लिया और बोली, इसे आज रात यहाँ मत आने देना। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? वो बोली, तेरे पापा के पास, यहीं रुक। वो चली गई। मेरा फोन बजा, रवि का मैसेज, दोस्तों के साथ ड्रिंक्स ले रहा हूँ, देर से आऊंगा, सो मत जाना। मैंने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने लैपटॉप खोला और एक लिस्ट बनानी शुरू की। अपडेट आप सबके सपोर्टिव। उस रात जब मम्मी पापा आए, मैंने पापा को वो रिकॉर्डिंग सुनाई। पापा हमेशा चटपटी बातें करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन उस रात वो चुप थे। मैंने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग चलाई।
पापा का चेहरा पहले तो बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन जब रवि ने घमंडी बूढ़ा कहा, उनकी आंखों में कुछ टिमटिमाया। मैंने सोचा था पापा गुस्से में फट पड़ेंगे, लेकिन वो बस चुप रहे। फिर मेरे हाथ पकड़ा और पूछा, तू ठीक है? मैंने नहीं सोचा था कि वो ये पूछेंगे। मैं टूट गई। पहली बार उस रिकॉर्डिंग के बाद रोई। मम्मी ने चाय बनाई और हमने प्लान बनाना शुरू किया। पापा ने रात को ही प्रॉपर्टी मैनेजर को फोन किया। फ्लैट का लीज उनके नाम पर था और वो रेंट भी भरते थे। उन्होंने कहा कि वो लीज खत्म करना चाहते हैं और नया सिर्फ मेरे नाम पर करवाना है। मैनेजर ने कुछ फीस और पेपरवर्क की बात की, लेकिन पापा ने साफ कहा, जो फीस लगे मैं दूंगा। ये तुरंत होना चाहिए। मैनेजर ने सुबह आने को कहा और पापा ने हाँ कर दी। फिर गाड़ी का नंबर। रवि मेरी गाड़ी यूज करता था, जिसकी ईएमआई पापा भरते थे। पापा ने इंश्योरेंस एजेंट को फोन किया, रवि को मेरी पॉलिसी से हटा दिया। फिर प्रोग्रेसिव ऐप में पेमेंट डिटेल्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पापा ने कहा, पैसे मैं दूंगा, लेकिन अकाउंट तेरे नाम पर होना चाहिए। मम्मी ने रवि का सामान लिस्ट करने में मेरी मदद की। ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ कपड़े, उसका गेमिंग सेटअप, टॉयलेटरीज। ज्यादातर फर्नीचर और किचन का सामान मेरा था या पापा के पैसे से खरीदा था। फिर मुझे रवि की बहन रिया की बात याद आई। वो पापा की कंपनी में काम करती थी। रवि ने 6 महीने पहले पापा से रिया के लिए जॉब की बात की थी। पापा ने मेरे लिए उसका इंटरव्यू लिया और जॉब दे दी। मुझे ये बताने में झिझक हो रही थी, लेकिन मम्मी ने देख लिया कि मैं कुछ टाइप कर रही थी और डिलीट कर रही थी। जब मैंने बताया, पापा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने एचआर को मेल किया, रिया की पोजीशन को रिव्यू करने को कहा। वो नॉन एसेंशियल थी, अगर कट्स होते तो उसका नंबर पहले आता। सुनने में ठंडा लगता है, लेकिन रिया वाकई काम में ढीली थी। लेट आना, लंबे लंच, औसत काम। सिर्फ मेरे और रवि की वजह से उसे टोका नहीं गया था। रात को हमने लॉक बदलने का फैसला किया। हमारे बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक कीपैड लॉक था, तो बस कोड रीसेट करना था। रवि का एक्सेस डिलीट करते वक्त मुझे थोड़ा सुकून मिला। रात को मैं सोफे पर सोई, मम्मी पापा को बेडरूम दे दिया। तड़के 3 बजे मेरा फोन बजने लगा। रवि के मैसेज, कोड काम नहीं कर रहा। एलनाज, ये क्या मजाक है? मुझे अंदर आने दे, ठंड से मर रहा हूँ। मैंने फोन साइलेंट किया और सो गई, पहली बार हफ्ते में चैन से। सुबह पापा ने पैनकेक्स बनाए, जैसे कोई नॉर्मल सैटरडे हो। हमने कॉफी पी, मौसम की बात की। सब इतना सरियल लग रहा था। रवि ने सुबह 5 बजे मैसेज करना बंद किया था, शायद किसी दोस्त के घर क्रैश कर लिया। 10 बजे पापा ने कहा, चलो रवि के मम्मी पापा को फोन करते हैं। मम्मी ने सुझाया कि सुबह करें, और मैंने हाँ कहा। पापा ने फेसटाइम कॉल किया। 3 रिंग के बाद सुनीता का चेहरा स्क्रीन पर आया। पहले वो कंफ्यूज्ड लगी, फिर जबरदस्ती स्माइल दी। अशोक पीछे अखबार पढ़ रहे थे। सुनीता ने चाहकर हेलो बोला, लेकिन हमारी सूरतें देखकर उसकी स्माइल फीकी पड़ गई। पापा ने टाइम वेस्ट नहीं किया। बोले, कुछ इंटरेस्टिंग सुनना चाहते हो? और रिकॉर्डिंग चला दी। उनके चेहरे देखने लायक थे। सुनीता ने हाथ मुंह पर रख लिया। अशोक का माथा सिकुड़ा। वो हैरान नहीं लगे कि रवि ने ऐसा कहा, बस इस बात से कि वो पकड़े गए। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सुनीता बहाने बनाने लगीं, ये तो बस बातें थी। रवि का ऐसा मतलब नहीं था, मजाक कर रहे थे। अशोक ने नकली गुस्सा दिखाया, जैसे वो भी पहली बार सुन रहे हों। पापा ने 30 सेकंड बाद उन्हें चुप कराया। साफ साफ बताया, रवि को फ्लैट से निकाला जा रहा है, गाड़ी का एक्सेस खत्म, सारा फाइनेंशियल सपोर्ट बंद। रिया की जॉब रिव्यू में है। सुनीता रोने लगी, मुझसे गिड़गिड़ाने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता रवि तुमसे कितना प्यार करता है? तुम लोग तो फ्यूचर प्लान कर रहे थे। मम्मी स्क्रीन पर आईं, बोली, मुंह बंद करो सुनीता, अब कोई नाटक नहीं।
पापा ने कॉल काट दी। हम तीनों चुप रहे। फिर रवि का मैसेज आया, मैं कहाँ हूँ? फ्लैट में क्यों नहीं घुस पा रहा? ये क्या ड्रामा है? पापा ने जवाब टाइप किया, मुझे दिखाया, फिर भेज दिया। एलनाज को सब पता है। तेरा सामान बिल्डिंग मैनेजर के पास रखा है। दोबारा कांटेक्ट मत करना। हमने रवि का सामान पैक किया। उसकी फेवरेट टी शर्ट, क्रिसमस वाला मग, हमारी बीच ट्रिप की फोटो, सब कुछ गंदा सा लग रहा था। दोपहर को रवि बिल्डिंग के बाहर चिल्लाने लगा। पापा ने खिड़की से देखा, फिर ब्लाइंड्स बंद कर दिए। रवि 20 मिनट तक बजर बजाता रहा, फिर चला गया। शाम को रवि फिर आया और बुरा हाल था, कपड़े उलझे, बाल बिखरे, गुस्से या शराब से लाल चेहरा। मैंने इंटरकॉम पर उससे बात की। वो गिड़गिड़ाने लगा, बोला, हमें बात करनी है, गलतफहमी हो गई। मैंने पूछा, क्या गलतफहमी? तूने मुझे कन्वीनियंट बोला, मेरे पापा का पैसा यूज किया और किसी और को ढूंढने की बात की। लंबी खामोशी। फिर उसका टोन बदल गया, ठंडा और कैलकुलेटेड। बोला, तूने रिकॉर्डिंग की थी? तुझे पता है ये हमारे स्टेट में इल्लीगल है। पापा ने फोन छीन लिया, बोले, 10 मिनट में चला जा, वरना पुलिस बुला लूंगा। रवि चिल्लाने लगा, लेकिन मम्मी ने सिक्योरिटी को फोन कर दिया। 2 गार्ड्स आए, कुछ बहस हुई, फिर उसे बाहर निकाला। उस रात हम हर आवाज पर चौंक रहे थे। अगले दिन हमने नया लीज साइन किया, गाड़ी का इंश्योरेंस अपडेट किया, मेरे सारे पासवर्ड्स बदले। रवि को मेरे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजन से हटा दिया। प्रॉपर्टी मैनेजर ने बताया कि रवि ने अपना सामान ले लिया। मम्मी पापा ने फर्नीचर रीअरेंज करने में मदद की, जैसे उसकी याद मिटानी हो। फिर वो अपने घर चले गए। मम्मी ने मुझे गले लगाया, पापा ने माथे पर किस किया और बोले, कभी भी फोन करना। अकेलेपन ने मुझे घेर लिया। फ्लैट बहुत बड़ा, बहुत खामोश लग रहा था। मैंने टेकआउट ऑर्डर किया, लिविंग रूम के फर्श पर खाया। आधी रात को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, ये खत्म नहीं हुआ। तूने बहुत बड़ी गलती की। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। लास्ट अपडेट 2 हफ्ते हो गए और मैं थक चुकी हूँ। अनजान नंबर्स से मैसेज, वॉइसमेल्स, फेक इंस्टा अकाउंट्स से डीएम्स, जैसे रवि का भूत पीछे पड़ा हो। आज सुबह 2 से 6 बजे तक 17 मिस्ड कॉल्स। मैंने इतने नंबर ब्लॉक किए कि मेरा ब्लॉक लिस्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट से बड़ा हो गया। पहले वो माफी मांगता था, फिर गुस्सा होने लगा, अब मैनिपुलेटिव हो गया। कल का मैसेज, मैंने तेरा फ्लू में ख्याल रखा था, बीच ट्रिप याद है। फिर धमकी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रिया की जॉब चली गई, मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज हैं, मैं बेघर हो गया। 20 मिनट बाद, मुझे नींद नहीं आ रही, तुझे बहुत मिस करता हूँ। मेरी दोस्त प्रिया आई थी। मैंने उसे रिकॉर्डिंग सुनाई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बताया कि रवि ने उसे 3 दिन पहले मैसेज किया था, कहा था कि मैं अनस्टेबल हो रही हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उसने मेरे लिए इंटरवेंशन की बात की थी। मैं बीमार सी हो गई। वो मेरे दोस्तों को गैसलाइट कर रहा था। प्रिया ने हमारे कॉमन दोस्तों को रवि के बारे में वॉर्न करना शुरू किया। तभी मुझे रवि के पुराने ईमेल्स मिले, हमारी फोटोज, मेरे पुराने मैसेज, पिछले क्रिसमस का वीडियो जहां मैं उसका गिफ्ट खोल रही थी। जैसे वो कह रहा हो, देख, हम कितने खुश थे। मैंने सब डिलीट कर दिया। उस रात नींद नहीं आई। हर आवाज पर लगता कोई दरवाजा तोड़ रहा है। सुबह पड़ोसी ऑरलैंडो के दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने पीपहोल से देखा, रवि मेरे लिए खरीदा हुआ शर्ट पहने, मेरी फेवरेट बेकरी का बैग और कॉफी लिए। ऑरलैंडो ने पूछा, क्यों नहीं फोन किया? रवि ने कहा, सरप्राइज करना चाहता था। ऑरलैंडो ने मुझे टेक्स्ट किया, मैंने मना कर दिया। उसने रवि को साफ मना कर दिया। रवि गुस्से में चिल्लाया, लेकिन ऑरलैंडो ने उसे भगा दिया। मैंने ऑरलैंडो को थैंक्स बोला, सोचा उसे कुकीज बनाकर दूंगी। उसी दिन सुनीता,
रवि की मम्मी गिफ्ट बास्केट लेकर बिल्डिंग के बाहर आई। मैं जूम कॉल पर थी, बजर बार बार बजा। मैंने इंटरकॉम पर पूछा, क्या चाहिए? वो बोली, बस बात करनी है, औरत से औरत। गलतफहमी हुई है, मैंने कहा। मुझे सब सुनाई दिया था। उसने टोन बदला, धमकाया कि रिकॉर्डिंग इल्लीगल है। मैंने हंसते हुए कहा, ट्राई कर लो। वो 10 मिनट बाद बास्केट छोड़कर चली गई। बिल्डिंग मैनेजर ने उसे फेंक दिया। उसी दिन पापा ने बताया कि रवि उनके ऑफिस पहुंचा था, चिल्लाया कि पापा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिक्योरिटी ने उसे बाहर निकाला। अगले दिन मैं कॉफी शॉप गई, थोड़ा नॉर्मल फील करने। तभी रिया, रवि की बहन, वहां थी। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा और चली गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। घर पहुंची तो मम्मी लॉबी में थी, खाना लेकर। हमने नेटफ्लिक्स देखा, रवि की बात नहीं की। आधी रात को फिर मैसेज शुरू। सुबह रवि मेरे दरवाजे पर था, जोर जोर से खटखटाते हुए। मैंने सिक्योरिटी बुलाई। वो चिल्लाता रहा, लेकिन गार्ड्स ने उसे बाहर किया। मम्मी ने कहा, हमारे साथ चल, लेकिन मैं अपने घर से भागना नहीं चाहती थी। आखिरकार मैंने रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल किया। मेरे पास रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट्स, सिक्योरिटी फुटेज, सबूत थे। पापा ने रिंग डोरबेल कैमरा लगवाया। 4 दिन शांति रही। फिर एक मनीला लिफाफा मेरे दरवाजे के नीचे मिला। लिफाफे में रवि का 12 पेज का खत था। पहले 11 पेज में उसने लिखा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, हमारे पुराने पल, भविष्य के प्लान्स। आखिरी पेज अलग था, हैंडराइटिंग गंदी, गुस्सैल। उसने लिखा, अगर मैं तुझे नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं चाहेगा। मेरे पास तेरे वीडियोस हैं जो शर्मनाक होंगे। मुझे तेरे पापा के बिजनेस के बारे में पता है। मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, लेकिन धमकी ने मुझे बीमार कर दिया। मैंने पापा को फोन किया, फिर पुलिस को। उन्होंने खत को रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर वायलेशन का सबूत माना। ऑफिसर बोर लग रही थी, लेकिन स्टेटमेंट ले लिया। रात 3 बजे मुझे बालकनी से आवाज आई। मेरा फ्लैट दूसरी मंजिल पर है, बालकनी फायर एस्केप से जुड़ी है। मैंने 911 डायल किया, बाथरूम में बंद हो गई। मैंने सुना, स्लाइडिंग डोर खुला, लिविंग रूम में कदम, रवि मेरे नाम से पुकार रहा था। पुलिस जल्दी आई। बाहर चीखें, फर्नीचर गिरने की आवाज। जब मुझे बाहर बुलाया गया, मैं कांप रही थी। रवि को ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर वायलेशन और रेसिस्टिंग अरेस्ट के लिए पकड़ा गया। उसने मेरा कॉफी टेबल तोड़ दिया, फोटोज की फ्रेम्स चकनाचूर। मैं उस रात मम्मी पापा के घर गई। सुबह पता चला, रवि को बेल पर छोड़ा गया, लेकिन उसे एंकल मॉनिटर पहनना था और मुझसे 500 फीट दूर रहना था। फिर पुलिस ने बताया कि उसने मॉनिटर तोड़ दिया। वो अब फरार है। पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन मिला नहीं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि कहीं ऐसी जगह रहूं जहां रवि न ढूंढे। मैं अब मम्मी पापा के गेस्ट रूम में हूं, अपने बचपन के खिलौनों और ट्रॉफीज के बीच। मुझे डर भी लग रहा है और गुस्सा भी। मैं उस किचन मोमेंट को याद करती हूँ, जब मैंने मिठाई काटी और स्माइल की। काश मैंने उसका मुंह पर मिठाई फेंकी होती, काश मैं उसे कभी मिली ही न होती। लेकिन अब क्या करें? मैं बस अगला कदम सोच रही हूँ। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियां सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।